Yes. So, a different picture of reality. तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि हम कैसे इस दुनिया को एक अलग नज़रिए से देख सकते हैं. There is a quote: If we can't believe blindly, we should not reject blindly. तो हम जब किसी चीज़ पर बिलीव करते हैं, आई हैव सीन कि लोग कितने लॉजिक लगाते हैं, कितने क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन फिर जब बात आती है रिजेक्ट करने की, तो कोई भी किसी चीज़ को आसानी से मान लेता है. कोई बोलता है कि ये नहीं है, तो हम उसे मान लेते हैं कि वो नहीं है. हम उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करते कि क्यों नहीं है और क्या है. So today we are going to talk about some outlandish ideas of the scientist, and in the conclusion कि वेदास में क्या alternatives हैं. Over to Rudra Mataji. Yeah, तो आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखी रही होगी. Here is a physicist, David Bohm, and he is saying something. He is actually admitting something, that the possibility is always open that there may exist an unlimited variety of additional properties, qualities, entities, systems, levels, etc., to which apply correspondingly new kinds of laws of nature. तो ये जो फिजिसिस्ट है, ये ऐसी पॉसिबिलिटी एडमिट कर रहा है कि ऐसा हो सकता है कि ऐसी गैलेक्सीज हो जिसमें जो ना ऑक्सीजन हो ना वाटर हो, बट स्टिल देयर आर लिविंग एंटिटीज, और क्या पता वहां पे ग्रेविटी ना हो, तो देयर विल बी न्यू काइंड्स ऑफ लॉज ऑफ नेचर जो अप्लाई करेंगे वहां पे. बट आज के टाइम में सम साइंटिस्ट दे थिंक लिमिटेडली. दे थिंक कि हमारा जो यूनिवर्स है, इसी के जो यूनिवर्स के यही बेसिक लॉज है, और यही लॉज जो है हर यूनिवर्स पे लग सकता है. टाइप ऑफ उन्हें ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि दे कैन नॉट एक्सप्लेन दैट कि देयर आर मेनी कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स आल्सो. देयर कैन एग्जिस्ट मेनी कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स टू. सो नाउ वी विल हैव सम 3 outlandish ideas that are given by scientists and are currently running loose in the modern world. Over to Bhavani Mataji. Outlandish ideas of scientists. Scientist John Gribbon states, could the white holes actually fragment themselves like amoebas by parthenogenesis? तो इसमें एक साइंटिस्ट है जॉन ग्रिबन, वो बताते हैं कि जो व्हाइट होल्स हैं वो अमीबास की तरह खुद को स्प्लिट कर सकते हैं. बट जैसे जो व्हाइट होल्स होते हैं ब्लैक होल से एकदम ऑपोजिट होते हैं. जैसे जो व्हाइट होल्स होते हैं वो चीजें बाहर फेंकते हैं और जो ब्लैक होल्स होते हैं वो चीजें अंदर लेते हैं. तो जो व्हाइट होल्स हैं वो लिविंग है, जो व्हाइट होल्स हैं वो नॉन लिविंग है, और जो अमीबास वो लिविंग है. इसलिए जो नॉन लिविंग है वो खुद को स्प्लिट नहीं कर सकते. तो ये जो कंपैरिजन है ये गलत है. ओवर टू रुद्रा. Yes, so we आपने first outlandish ideas देखा, that is of white holes. Now the second outlandish idea, that is unfamiliar idea that are given by scientists, is of cosmic wormholes. Cosmic wormholes are like shortcuts to going to other galaxies. ये जैसे आप अपनी विंडो के बाहर देख रहे हो तो आपको एक स्पेरिकल होल दिखा जैसे इस इमेज में दिख रहा है, और आप उसके अंदर गए तो आप दूसरी गैलेक्सी में पहुंच गए. तो ऐसे होता है कॉस्मिक वर्महोल्स, एंड देयर आर मेनी वर्जन्स ऑफ कॉस्मिक वर्महोल्स टू. कि जैसे आप दूसरी गैलेक्सी में जा रहे हो तो आप अपने फ्यूचर में पहुंच गए, आप अपने पास्ट में पहुंच गए. और आपने कुछ मूवीज देखी होंगी लाइक स्टार वॉर्स एंड स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स. तो इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो स्टारशिप से जो है दूसरी गैलेक्सीज में ट्रैवल करते हैं. सो वो कॉस्मिक वर्महोल्स यूज करते हैं, बिकॉज नॉर्मली अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से जाओगे, स्पीड ऑफ लाइट से भी जाओगे तो भी आपको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे पहुंचने में दूसरी गैलेक्सीज में. Okay, so but these cosmic wormholes does not have much evidence of their existence. They are more like a fiction than to be scientifically provable, and they are not even seen by radio telescopes. Over to Radhika Mataji. तो ये third outlandish idea है. Einstein, in his general relativity theory, stated a 4-dimensional space-time, but now a theoretical physicist, Carl Davies, states, in addition to the 3 space dimensions and 1-time dimensions we perceive in our daily life. Sorry, my video has stopped. Sorry. There are 7 extra space dimensions that have hitherto gone unnoticed. तो यहाँ पर आइंस्टाइन की जो रिलेटिविटी थ्योरी है, जो आपको बहुत सारे सेशंस में बोर कर रही होगी, फिर से वही आ रही है. 4 डायमेंशंस बताए जाते हैं उसमें. लेकिन अभी एक सज्जन पावर दरवीज वो कह रहे हैं कि
7 एक्स्ट्रा डायमेंशन है, तो अब हम किस पर विश्वास करें? लाइक लिटरली पहले किसी ने बोला कि 3 डायमेंशन होते हैं, फिर किसी ने बोला कि 4 डायमेंशन होती है, फिर किसी ने बोला देयर आर 11 डायमेंशन, फिर किसी ने बोला कि देयर आर 26। तो हम ऐसी साइंस जो इवॉल्व कर रही है और इतनी फ्रीक्वेंटली, तो हम ऐसे किस पर विश्वास करें और किस पर ना करें? तो अभी आपने ये थर्ड आउटलैंडिश आइडिया जो सुना, इट वाज ऑफ 11 डायमेंशंस। तो इसमें जो स्लाइड पे लिखा है, इफ मटेरियल साइंटिस्ट कैन कंटेम्पलेट हायर मटेरियल डायमेंशंस, देन व्हाई नॉट द डायमेंशंस ऑफ एंटायरली डिफरेंट सॉर्ट। हायर मटेरियल डायमेंशंस का मतलब 11 डायमेंशंस। These 11 dimensions are so subtle that we cannot even see them, feel them, but we cannot even experiment on them, but they are still there. So अगर material scientists can understand higher dimensions like these, then why not the dimensions of entirely different sort? अगर वो नॉर्थ जा सकते हैं तो साउथ ईस्ट वेस्ट में तो जा ही सकते हैं। तो हमारा मेन पॉइंट इसमें यह है कि हम हर चीज मटेरियल साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्यों देखें। We can explore other ideas also, other strategies also, and these strategies or ideas will undoubtedly challenge the current strategy that scientists are following. That is reductionistic scientific strategy. Next slide. So this reductionistic scientific strategy states that our universe is very simple and can be expressed on simple mathematically expressed physical laws. हमारा यूनिवर्स बहुत सिंपल है, बट अगर अभी आपने डिस्क्रिप्शंस देखे हैं कि साइंटिस्ट कुछ कॉस्मिक वर्म होल्स बता रहे हैं और वाइट होल्स के बारे में बता रहे हैं, so that states our universe is complex, or even the Big Bang theory cannot be, is not mathematically provable. अगर आपने और presentations में देखा होगा तो that states that our universe is really complex. So इस complex universe के लिए we need to have some other strategies too. तो ऐसा complex universe states that the strategy of intelligent designer that we will see in next slide by Bhavini Matsu. Complex and systematic universe with two possible strategies: supreme intelligent designer strategy and reductionist scientific strategy. तो जो फर्स्ट स्ट्रैटेजी है सुप्रीम इंटेलिजेंट डिजाइनर स्ट्रैटेजी, इसमें हम मानते हैं कि एक सुप्रीम इंटेलिजेंट डिजाइनर है जिसने इस यूनिवर्स को बनाया है, और रिडक्शनिस्ट साइंटिफिक स्ट्रैटेजी में हम कुछ स्पेकुलेशंस करते हैं कि यूनिवर्स ऐसे बना होगा वैसे बना होगा। तो एक एग्जांपल है कि जैसे हमें कार बनाना सीखना है, तो अगर हम किसी एक्सपर्ट से पूछेंगे कि हमें कार कैसे बनानी है, तो वो हमें सही तरीके से बता पाएगा कि ऐसे बनाते हैं कार। और अगर हम स्पेकुलेशंस करके खुद ही सोचते रहेंगे कि ऐसे बनेगी वैसे नहीं होगी, तो हम आसानी से नहीं समझ पाएंगे कि कार कैसे बनेगी। जैसे कि भाविनी ने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया, तो उसी की बेसिस पे साइंटिस्ट हमसे पूछते हैं कि तुम्हारे पास तो भाई देखो बाइबल है, कुरान है, स्पिरिचुअलिटी में और कौन से बुद्धिज्म है और श्रीमद् भागवतम है, कितनी सारी बुक्स हैं, तो हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें और किसके ऊपर बिलीव करें किसके ऊपर नहीं करें। तो देन वी आर सेइंग कि आपके पास क्या आइंस्टाइन नहीं थे, और आइंस्टाइन और न्यूटन की दोनों फिलोसफीज मैच नहीं करती थी, राइट? हमारे आपके पास कितने सारे साइंटिस्ट हैं, कितनी सारी बुक्स हैं जो बिल्कुल भी एक दूसरे से मैच नहीं करती है, लेकिन स्टिल यू बिलीव इन दैम, राइट? तो अगर आप हमारे सारे स्क्रिप्चर्स पढ़ के उस पर रिसर्च करना शुरू कर दो, सो विल यू नॉट गेट द कंक्लूजन। इट्स नॉट दैट वी आर रिजेक्टिंग यू इन द सेंस साइंस, और वी आर रिजेक्टिंग द स्क्रिप्चर्स। वी आर सेइंग कि उनको साथ में लेकर भी तो चला जा सकता है, राइट? Extremely unfair to reject the two possible strategies without seeing how well we can gain practical knowledge about reality. तो आपको एक पिक्चर दिख रही है, इसमें आपको क्या दिख रहा है? Young woman. तो अगर मैं आपको बताऊं कि इसका जो चिन्ह है वो एक नोज है, और इसकी जो ईयर्स है यंग वुमन के वो एक आई है, और जो यंग वुमन के नेकलेस है वो एक माउथ है, तो आपको क्या दिख रहा है? Old woman. तो अगर हम सिर्फ यंग वुमन को ही देखेंगे तो भी हमें पूरी पिक्चर समझ नहीं आएगी, और अगर हम सिर्फ ओल्ड वुमन को ही देखेंगे तब भी हमें पूरी पिक्चर समझ नहीं आएगी। हमें दोनों जो हैं
यंग वुमेन और ओल्ड वुमेन दोनों को ही जानना होगा, तभी हमें पूरी पिक्चर समझ आएगी। ऐसे ही हमें साइंस को और रिलीजन को दोनों को ही हमें पढ़ना चाहिए, तभी हमें पूरे यूनिवर्स जैसे बना उसकी हमें नॉलेज होगी। So, एक ये फिलोसोफर है विलियम जेम्स. From the Vedas, we learn a practical art of surgery, medicine, music, house building, under which mechanized art is included. They are encyclopedia of every aspect of life, culture, religion, science, ethics, law, cosmology, and meteorology. तो इतनी सारी चीज़ें, ये जो विलियम सर हैं, इन्होंने ये हमारे आजकल के यूथ की तरह नहीं है कि कुछ पढ़ा नहीं और बोल दिया कि सब कुछ मिथ है। इन्होंने पढ़ा है एंड देन ही इज जजिंग अस, राइट? तो अब हम देखेंगे कि स्क्रिप्चर्स के हिसाब से स्क्रिप्चर्स में क्या क्या नॉलेज है, क्या नहीं है। ओवर टू गौतम। नेक्स्ट स्लाइड। Bhavani Madhuri asked to say to this. Generally, we see the words of the scriptures through our experience in this world. Instead, now let us try to experience this world through the words of the scriptures. So, अब हम वेदास पे आते हैं। So, if we talk about Srimad Bhagavatam gives a step-by-step information of how the creation of the universe as well as living beings take place. The Sankhya or the count philosophy of 24 elements of the universe given in Vedic scriptures is scientifically explained and proven. तो श्रीमद् भागवतम में जो क्रिएशन की थ्योरी है, not theory exactly, तो वो अभी रुद्रा माता जी बताएंगे आपको। Yes, तो अब हम आपको बताएंगे क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स इन श्रीमद् भागवतम। तो हमारे श्रीमद् भागवतम में देयर इज अ श्लोक ऑफ श्रीमद् भागवतम कैंटो 2 चैप्टर 10 श्लोक 1 एंड उसमें 3 वर्ड्स आते हैं, सर्गा, विसर्गा एंड स्थानम। तो सर्गा इज द प्राइमरी क्रिएशन and visarga is the secondary creation and sthanam is the protection provided by the Lord. So I will explain you only sarga and that only summary because it is हमारी श्रीमद् भागवतम में बहुत डिटेल में दे रखा है सब कुछ और आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए so you can refer to श्रीमद् भागवतम. So I will start with the primary creation. So universe was creation started with Krishna, the Supreme Personality of Godhead. When he wanted to make this material universe, he expanded himself into Mahavishnu or Karnodakshay Vishnu and laid himself on the Karan Sagar. Then when Mahavishnu breathes out, तो उनके स्किन पोर से जो है यूनिवर्स निकलते हैं जिन्हें हम प्रधान कहते हैं. तो उन प्रधान में 3 modes of nature, that is Rajogun, Tamogun, Satogun, that are inactive. But when Mahavishnu glances on each pradhan, and his glance consists of Kal, Karma and Swabhav. Kal is the agitator of the gunas. Agitator का मतलब mix करना, that is mixture of the gunas, and Karma is the cause of birth. Cause of birth in the sense कि जिन लोगों की materialistic इच्छाएं ना पूर्ण नहीं होती तो वो इस दुनिया में आते हैं materialistic दुनिया में. And Swabhav is the cause of the change of the gunas. Then when Lord glances at each pradhana, the modes become active, and then there is a formation of Mahatattva, that is mode of goodness and mode of passion. Then there is a formation of Ahankara, mode of ignorance. Then अहंकार के 3 parts में divide होते हैं. अहंकार plus mode of goodness is सात्विक अहंकारा, that is also called ज्ञान शक्ति. अहंकार plus mode of passion is also called राजसिक अहंकारा, क्रिया शक्ति. अहंकार plus mode of ignorance is also called तामसिक अहंकारा, द्रव्य शक्ति. तो सात्विक अहंकारा से हमारे आते हैं mind and 10 sense devtas, controlling deities of the ज्ञानेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया. एंड राजसिक अहंकारा से आती है हमारी इंटेलिजेंस, प्राण एंड 10 सेंसेस. 10 सेंसेस में 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया. देन हमारी द्रव्य शक्ति से आता है एथर, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ. तो ये हमेशा सीक्वेंस में ही आते हैं. जैसे फर्स्ट ईथर बनता है, फिर ईथर से एयर बनता है, ईथर एयर से फायर बनता है,
ईथर एयर फायर से वाटर बनता है, ऐसे बनता है। और इनकी क्वालिटीज भी साथ में आती है। क्वालिटीज इनके सामने सामने लिखी है कि ईथर की तन्मात्रा इज साउंड, एयर की तन्मात्रा इज टच. So this is how the formation of 24 elements happen. For more details, you can refer to Srimad Bhagavatam, and we are already lacking in time. So वैदिक नॉलेज, जैसे रुद्राक्षी दीदी ने आपको बताया कि बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे वैदिक नॉलेज में। तो हमारी वैदिक नॉलेज में सिर्फ श्रीमद् भागवतम नहीं है, तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें। पुराण है, उपनिषद है, और जो वैदिक नॉलेज है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। नेक्स्ट स्लाइड। Contribution in medical science. Maharshi Sushruta is the father of surgery. 2600 years ago, he and health scientists of his time conducted complicated surgeries like cataract, artificial limbs, fractures, urinary stones, and even plastic surgery. Usage of anesthesia was well known in ancient India. Over 125 surgical equipments were used. Ayurveda is the early school of medicine known to humans. Charaka, the father of medicine, consolidated Ayurveda 2500 years ago. Today, Ayurveda is fast regaining its rightful place in civilization. So we'll just quickly go. Contribution in mathematics. और इतना सब तो आपको पता ही होगा कि zero was invented by Aryabhatta. The place value system, the decimal system, was developed in India in 100 BC. Aryabhatta was the first to explain spherical shape, size, diameter, rotation, and correct speed of the Earth in 499 AD. Quadratic equations were proposed by Sridharacharya in the 11th century. Brahmagupta first explained positive and negative numbers and their calculations in his book Brahmasputa Siddhanta. Indians discovered arithmetic and geometric progression. Arithmetic progression is explained in the Yajurveda. So, इतनी सारी चीजें आपको वेदास में दी हुई हैं, and still what we do is reject everything blindly. So I will just say this quote again: if we can't believe blindly, we should not reject blindly, right? So our conclusion is that at time when scientists are proposing such things as cosmic wormholes, white holes, and 11 dimensions of space-time, etc., the ancient transcendental conceptions found in the Vedas should not be dismissed without due consideration. So basically, हम ये नहीं कह रहे कि science is bad or science is like wrong. We're just combining both the things, spirituality and science, and seeing what is the reality. And that is what we call a different picture of reality. Hare Krishna. So our team was Group Bhagirathi, which was Radhika, Bhavini, and Rudrakshi Devi. And unfortunately, Mahi is not here. Otherwise, she would be presenting. Thank you so much, Bhagirathi Group, for like such a clear presentation. It was very clear. It was like with lots of examples. You proved how there are so many scientific elements in the Vedas, and the explanation of creation was like very detailed. Thank you so much. We can see so much of hard work and so much of research has gone into all of this. It was very good, very clear, and the best part was that we were not reading from the slides. We had just like few points there, and everybody knew their points. They had understood the points, and they were explaining them, which made it very interesting. And like we could just like continue listening from all of you. So I liked it a lot. The best part was that how like the Vedic texts, they have so many elements of science and they like intersect. I think your presentation shows how like modern science, contemporary science, and the Vedic texts, they actually intersect at many places. Like they talk about the same things, but they are talking maybe just in different terms, but they are talk about very much almost the same things. And interestingly, you know, it's said that actually just apart from the Vedas, from like the there are actually no other texts in the whole world which
like no other spiritual text in the whole world which talk of time in such such huge scales. Like as we know that the Kalpa, the day of Brahma has been defined in Bhagavad Gita, that how it's like 4,032,000 into 1,000 times. I'm sorry, I'm not able to recall the exact like duration, but it's like it's there. Like what's the duration of one day of Brahma? What's the duration of like one life of Brahma? And in fact, in Srimad Bhagavatam, third canto, it comes that there's a conversation between Maitra and Vidura, and over there they discuss time, like how big it is and how small it is. Radhika, you know about that? They start from the lowest scale of time and they go on to like the largest scale of time. So in Bhagavatam, it comes lowest scale of time. It's the time in which the atoms like they are vibrating. So that time they have a name for it. Then they go on to explain higher dimensions, and then they come onto the life of Brahma, something like that. So which means that these are scientific texts. You cannot say that they are mythology and they're like they've been like just created by somebody out of without consideration. They have a lot of scientific elements. So thank you, thank you Bhagirathi Group for such immense hard work in the presentation. And I don't think about like improving. Well, actually, just that what you can do next time is that whenever you quote, when you have you're quoting somebody, so if it is like your own quote, it's fine. But in case it's for somebody else, so you should. It's always good to like tell to give credits. You should like the quote. If you don't believe in, if you cannot believe. This quote was made by Rudrakshi. Okay, then it's fine. So you should have quoted her. You should have said that it's by her. Okay, then it's fine. There was another quote somewhere else which could have been quoted, but it was nice. So in case it's by the group, then it's okay. Then you don't need to quote if somebody from the group has made it. Thank you, and I'm sure that in future we'll have like many such presentations from you. And it seemed that you all had very good like chemistry. Like you were like you were like very strong as a group, and we had very good communication with each other. It seems from your presentation. So I'm sure you'll continue with the same group members, and we'll have many more interesting presentations by you. Thank you so much, Hare Krishna. Hare Krishna. So I'll just explain. So the topic that they got, so it was initially only Rudrakshi and Radhika who were brainstorming, who used to meet and then discuss this thing. और फिर उसके बाद भावनिक और माही को they explained it piece by piece कि आपको ये है यहाँ पे ऐसे बोलना है. So मतलब I'll just give a frank feedback. और feedback नहीं. It was Bhavini's presentation which was the best, which I felt. तो भावनी का presentation इतना confident था, उसके पीछे जो major role है वो रुद्राक्ष और राधिका का है. So a person who has understood it very nicely, तो भाई उसको अच्छे से सिखा सकता है. A teacher has to know the concepts very nicely. So like Prabhudev was talking about Arjun, so Radhika and Rudrakshi, they assimilated the concepts very nicely, very clearly, and then they explained it to Bhavini and Mahi. Mahi was not present, but Mahi also had a role in it. So it was really good. Yes, improvements. Like they can come with time. As we invest more time and more efforts on it, Krishna himself inspires us from within. What all we can improve. So there is no such thing that was lacking in the presentation. That was the best part. Yes. So, Prabhuji, we'll be